इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो कर लिए थे हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक इसका बच गया, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, उसे स्टार्ट करेंगे। अब देखो क्या है। तो एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं, चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है क्या चीज़। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के समझो कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है, जिसके पास फ्री चार्ज है। इंसुलेटर क्या है, जिसके पास फ्री चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अब कंडक्टर को देखो जरा ध्यान से। अब अगर यहां पे कोई कंडक्टर रखा है और हमने कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ये बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ई नोट, और ये क्या है, कंडक्टर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे इधर की तरफ है तो इस साइड कुछ ना कुछ क्या होगा, प्लस होगा, इस साइड कुछ ना कुछ माइनस होगा। इसके पास है फ्री चार्ज, तो जितना इधर प्लस है ना उतना ही इधर की तरफ क्या इकट्ठा हो जाएगा, माइनस। जितना इधर माइनस है उतना इधर क्या आ जाएगा, प्लस। तो इसके अंदर क्या होगा, इंडक्शन, है ना, इंडक्शन होगा। और उस इंडक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी क्रिएट होगा। फिर उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका ये डायरेक्शन होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये बिल्कुल एक्चुअली में एग्जैक्ट सेम बराबर होगा इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने दिया है वो सपोज क्या है तुम्हारा, ईपी, पोलराइज्ड या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस ई नोट के बराबर है और अपोजिट है, इसके अंदर कैसा है, इसके अपोजिट। तो जो इसके अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कितना होगा, 0 होगा। ये किस में हो रहा है ऐसा, कंडक्टर में। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इंसुलेटर की। अब इंसुलेटर कोई भी इंसुलेटर हो सकता है हमारे पास, हमने इसे बाहर से क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। ठीक वैसे ही इधर की तरफ क्या है, कुछ प्लस, इधर की तरफ क्या है, कुछ माइनस। अब इसमें इंडक्शन होगा। अब कैसा होगा, फ्री चार्ज तो है नहीं इसमें, इसमें फ्री चार्ज नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स हो तो होंगे। अब मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक तो पोलर और एक नॉन पोलर। मॉलिक्यूल्स में इंडक्शन हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, इंडक्शन होगा कि जो ये प्लस है वो उसका नेगेटिव क्लाउड इधर की तरफ खींचेगा और जो नेगेटिव है वो उसका पॉजिटिव क्लाउड इधर की तरफ खींचेगा। तो थोड़ा थोड़ा क्या होगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन के द्वारा छोटे छोटे क्या होंगे, डाइपोल मूवमेंट फॉर्म होंगे, डाइपोल मूवमेंट फॉर्म होंगे बाद में, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद। तो उस वजह से इसके अंदर भी अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्रिएट होगा, लेकिन वो इस अप्लाइड के बराबर नहीं होगा, इससे कुछ कम होगा। ठीक है, तो ये तो इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करता नहीं। लेकिन अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इसके अंदर से हमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर मिलेगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगा। बात समझ आई। लेकिन कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जिसमें कंप्लीटली फ्री चार्ज होते हैं और कंप्लीट इंडक्शन होगा, अपोजिट और इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्रिएट हो जाएगा। इसमें वैसा नहीं होता, यहाँ पे इंडक्शन होगा डाइपोल्स का, सारे डाइपोल्स धीरे धीरे फिर एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस अप्लाइड से कुछ कमजोर है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी है। बात समझ आई, क्लियर है। तो ये जो इंसुलेटर है जिसने थोड़ा थोड़ा कंडक्टर के जैसा बिहेव किया है, हल्का हल्का इंडक्शन किया है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह के इंसुलेटर को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। और ये जो यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पोलराइजेशन, इंडक्शन हुआ ना डाइपोल्स का, है ना। कैसे पोलराइजेशन कैसे हो गया कि सपोज हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब ये एक पूरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, 2 H है, ये इसका नेगेटिव क्लाउड्स है ना, इस तरीके से। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आने से इधर पॉजिटिव है तो सारा का सारा पॉजिटिव इधर की नेगेटिव, सारा पॉजिटिव के साथ सारा नेगेटिव इधर खिसकेगा, और सारा का सारा नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इस साइड खिसक जाएगा। तो अब बीच में क्या हुआ, अब सारा पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, नहीं आ गया, डाइपोल आ गया, नहीं आ गया, इसमें एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ। अब इसी तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं,
सब में डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, सबके अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, पोलराइजेशन। ठीक है, किसकी वजह से हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अदरवाइज ये कैसा था, न्यूट्रल था। ठीक है, न्यूट्रल कैसे था कि नेगेटिव का जो सेंटर है वो भी यही था, जो पॉजिटिव का सेंटर है वो भी यही था। इसमें देखोगे नेगेटिव का सेंटर भी यही है, पॉजिटिव का सेंटर भी यही है, सेंटर से एक दूसरे पर लाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिया सेंटर्स अलग अलग हो गए, अलग अलग होते ही डाइपोल मूवमेंट आई। क्लियर है, डाइपोल मूवमेंट आई तो धीरे धीरे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी, उसका भी प्रोडक्शन हुआ। क्लियर है बात, तो ये होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक। तो अब डाइलेक्ट्रिक क्या है, ए डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस, ये क्या था हमारा कंडक्टर, ये क्या होगा डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो एक डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, ये अपने अंदर से चार्ज फ्लो नहीं कराता, इसमें करंट पास नहीं होता, इंसुलेटर ही है, बट परमिट देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन अनदर थ्रू इट। अब इसके अंदर अगर चार्जेस रखे हैं तो उन चार्जेस पे क्या लगेगा, फोर्स जरूर लगेगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आता है। क्लियर है पॉइंट। तो ये एग्जांपल क्या है, ग्लास, वाटर, वैक्स, एयर, वुड, रबर, स्टोन, प्लास्टिक, जितने भी क्या है इंसुलेटर है वे सारे डाइलेक्ट्रिक माने जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये डाइलेक्ट्रिक है। अब डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड ए डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो डाइलेक्ट्रिक किस तरह का बिहेव करेगा और कंडक्टर किस तरह का बिहेव करेगा। तो ये हमारा कंडक्टर है, इसके अंदर है ना क्या है, अब हमने बाहर से क्या दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया इस कंडक्टर को। ठीक वैसे ही तो इधर की तरफ क्या आया माइनस, इधर की तरफ क्या आया वैसा ही प्लस, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था वो क्या था, ई नोट, इसके अंदर जो प्रोडक्शन हुआ वो क्या है, ईपी, और जो नेट है वो क्या है, ई। तो ई इक्वल्स टू क्या आया, अच्छा वैसे ई इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, ई नोट माइनस ईपी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो आंसर क्या होगा। तो वैसा कुछ किस में हो रहा है, कंडक्टर में। ठीक है, कंडक्टर में क्या हुआ, देखो कंडक्टर में क्या है, इन ए कंडक्टर द एक्सटर्नल फील्ड ई नोट मूव्स द फ्री चार्ज कैरियर्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फ्री चार्ज कैरियर्स मूव हुए और उन्होंने क्या बनाया, ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई नोट, ई नोट के अपोजिट डायरेक्शन में। The process continues until the two fields cancel out each other and the net electric field in the conductor becomes zero। अब वैसे चार्जिंग का फ्लो जो इंडक्शन है चलता रहेगा जब तक कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गए, अंदर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ना हो जाए, जीरो। तो ये सारी चीजें किसमें हो रही हैं, कंडक्टर के अंदर हो रही हैं जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, इन ए डाइलेक्ट्रिक द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां डाइलेक्ट्रिक देखो जरा आप एक बार, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, अब हमने इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, अब इसमें क्या है, अब यहां देखो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस इन दोनों के सेंटर्स क्या हैं, सेम है, वहीं पे सेंटर है दोनों के। यहां पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नोट वो कितना था, जीरो। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इस डाइलेक्ट्रिक को हमने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इधर की तरफ क्या है, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके नेगेटिव पार्ट को इधर खींचेगा, पॉजिटिव को इधर। तो ये जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स थे उन सब में पोलराइजेशन हो गया कुछ इस तरीके से, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो इधर और पॉजिटिव पार्ट इधर। तो इस साइड क्या है नेगेटिव, इस साइड क्या है पॉजिटिव, तो बीच में अब पॉजिटिव से नेगेटिव क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ईपी, ये इस ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, कम है। तो जो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नोट माइनस ईपी होगा, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है अंदर, इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है।
ठीक है, अब समझो इसमें क्या है। इन ए डाइलेक्ट्रिक द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट इंड्यूसेस डाइपोल मूवमेंट। इसने यहाँ पे क्या किया, डाइपोल मूवमेंट बनाई, प्लस माइनस को अलग अलग कर दिया। अब प्लस माइनस अलग हुए तो क्या आया, दो सब में सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आ गया, डाइपोल मूवमेंट आ गया। सारे डाइपोल मूवमेंट है ना, ऐसे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। By switching or reorienting the molecules of the dielectric, the induced dipole moment, जो डाइपोल मूवमेंट आए हैं, sets up an electric field EP। अब जितने भी डाइपोल मूवमेंट आए हैं वे सारे के सारे क्या बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं अंदर EP। यहाँ पे कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा था, फ्री चार्ज। इसके अंदर कौन बना रहे हैं, डाइपोल्स, जो इंड्यूस होने के बाद, इंडक्शन के बाद पोलराइजेशन हो गया उसके बाद बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड EP। ठीक है, विच अपोज ई नोट, जो ई नोट को अपोज तो करेगा बट डज नॉट एग्जैक्टली कैंसल दिस फील्ड, लेकिन इस फील्ड को पूरी तरीके से कैंसल नहीं करेगा, ओनली रिड्यूस इट। ये क्या करेगा, बस इसको कम करेगा। ठीक है, तो जितना भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम होगा वो इसी अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा। बात समझ आई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नोट माइनस ईपी। ये किसके अंदर होगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर। वैसे किसमें होगा, कंडक्टर के। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, क्योंकि जो इंसुलेटर्स हैं आपको पता है वे दो तरह के हो सके कि या तो वे पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे। पोलर या नॉन पोलर कैसे होता है कोई भी चीज, जब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होगा तो पोलर नॉन पोलर होंगे, नहीं होगा तो नॉन पोलर होंगे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है O2। अब O2 में क्या है, O डबल बॉन्ड O, इधर की तरफ भी वही एलिमेंट है, इधर भी वही है, तो जो इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वे कहाँ होंगे, बिल्कुल बीच में होंगे। तो ना तो इस पर कोई चार्ज आ रहा होगा ना इस पर आ रहा होगा। तो ये अब इसके अंदर हम क्या कहें, ये किस तरह का मॉलिक्यूल है, पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि किसी तरह के पोल्स प्लस माइनस है ही नहीं, यहाँ पे पोल्स नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। अब देखते हैं कोई पोलर कैसा, देखें HCl। अब ये Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होंगे, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव होगा और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव होगा। इसके अंदर क्या है, ऑटोमेटिक, पहले से ही क्या है, इसमें पोल्स हैं, पहले से ही पोल्स हैं। इसके अंदर पोल्स नहीं थे, ठीक है, इसके अंदर पहले से ही क्या है, पोल्स हैं। अब पोल्स है तो क्या है, डाइपोल मूवमेंट भी होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में, डाइपोल मूवमेंट भी है और पोल्स भी हैं। क्यों है पोल्स, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ नेगेटिव आया पॉजिटिव आया। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक भी दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, जिनके अंदर ऐसे डाइलेक्ट्रिक जो वैसे मॉलिक्यूल से बने हैं जो क्या है, पोलर है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, जो ऐसे मॉलिक्यूल से बने हैं जो क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर और पोलर में सबसे मेन डिफरेंस क्या होगा, सबसे मेन डिफरेंस, जो तुम्हारे पोलर हैं उनके वे कैसे होंगे, वे एसिमेट्रिक होंगे, उनमें सिमेट्री नहीं होगी। और जो पोलर है, जो नॉन पोलर है, उनके पास क्या होगी, एक पर्टिकुलर सिमेट्री होगी। यहाँ पे सिमेट्री है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक क्या है, एक पर्टिकुलर तरह क्या है, सिमेट्री है। दूसरा, इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्लाउड है वो उनके सेंटर्स क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर आ रहे होंगे। तीसरा, इनका जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, 0 होगा। इनका नॉन पोलर्स का, पोलर्स में क्या होगा, पोलर्स में जो नेगेटिव पॉजिटिव के सेंटर्स हैं वे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इनके पास एक पर्टिकुलर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा पहले से ही। इनकी जो सिमेट्री है वो ये कैसे होंगे, ये एसिमेट्रिकल होंगे। बात समझ आ रही है, दोनों तरह के, इस तरह के डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होंगे। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर पोलर कंपाउंड्स दैट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पोलर में नहीं होती। ठीक है, नॉन पोलर क्या है, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स दैट कैन नॉट कंडक्ट, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये किससे बनते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलर कंपाउंड से। लेकिन नॉन पोलर किससे बनेंगे, नॉन पोलर कंपाउंड से। बस इतना ही काफी है ना, ये पोलर कंपाउंड से फॉर्म होते हैं, ये नॉन पोलर। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो पोलर का एग्जांपल क्या होगा, अभी भी हमने पढ़ा क्या है, HCl। या क्या हो सकता है, अमोनिया। अमोनिया कैसा होगा, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3, N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है,
ज्यादा है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम। ये एक्चुअली में इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नाइट्रोजन की तरफ। तो इधर की तरफ कुछ नेगेटिव होगा और इस पर क्या होगा, कुछ पॉजिटिव होगा। तो ये कैसे कंपाउंड है, नॉन पोलर। और नॉन पोलर जो पोलर और पोलर कंपाउंड क्या बनाते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर के एग्जांपल क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, बेंजीन, ऑक्सीजन लिख दो इसमें, ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ये सारे हैं। ठीक है, तो इनमें कोई पोल्स नहीं होते। फिर शेप इसकी कैसी होगी, पोलर की एसिमेट्रिकल, इसकी कैसी होगी सिमेट्रिकल। ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, इनके ये एग्जांपल्स हैं। क्लियर है, बात समझ आई। अब कुछ और तरह के पॉइंट्स आप बना सकते हो, जैसे कि अब ये तुम्हारे कैसे हैं, ये क्या है बताओ जरा एक बार, कैसे है, पोलर की नॉन पोलर, ये पोलर है। इनके जो पोल्स हैं वे क्या हैं, अलग अलग है। ठीक है, दोनों के सेंटर्स क्या हैं, अलग अलग। इसका डाइपोल मोमेंट है ये है, इसका डाइपोल मोमेंट ये है, इसका डाइपोल मोमेंट ये है। ठीक है, कुछ इस तरीके से डाइपोल मोमेंट है सबके, इस तरह। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, जब एक्सटर्नल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसको प्रोवाइड नहीं किया था, उस टाइम पे इनके सारे जितने पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स हैं उनके पास डाइपोल मोमेंट तो थे, लेकिन सारे के सारे ओरिएंटेशंस क्या थे, उल्टे सीधे ऐसे थे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी फिर इसकी वजह से क्या हुआ, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। डाइपोल मोमेंट तो थे लेकिन सबके डायरेक्शंस क्या थे, उल्टे सीधे, कोई इस तरह, कोई इस तरह, कोई इस तरह। अब टोटल निकाला तो ओवरऑल क्या आया, जीरो। लेकिन जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया तो ये सारे के सारे जो डाइपोल्स थे वे पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, अब इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इस पॉजिटिव ने सारे नेगेटिव इधर ले आया और सारे पॉजिटिव इस साइड, तो सारे के सारे डाइपोल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए। और अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, ये पोलर के अंदर हो रहा है। नॉन पोलर में क्या होगा, नॉन पोलर में एक्चुअली में सेंटर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के एक ही जगह पे होते हैं, तो इनके अंदर कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता। यहां पे जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, यहां पे देखो ई जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो नहीं है। जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो तब इनके अंदर क्या हुआ, इंडक्शन। अब इंडक्शन होने के बाद अब इसके अंदर क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहते हैं। ठीक है, ये कैसा किसका एग्जांपल हुआ, नॉन पोलर का। ठीक है, तो पोलर नॉन पोलर दोनों में डिफरेंस क्लियर है सबको। ठीक है, नेक्स्ट, पोलराइजेशन क्या है। अब देखो हमारे पास एक मटेरियल है, कोई भी डाइइलेक्ट्रिक, गिलास है, वाटर है, एयर है, कुछ भी है, उस मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। बाहर से हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके अंदर प्रोड्यूस क्या हुआ, एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि उसका क्या हो गया, पोलराइजेशन। बात आ रही है समझ में। तो जितना हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे और ज्यादा दो, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और बढ़ा दो तो उसका पोलराइजेशन और ज्यादा बढ़ेगा, उसमें इंडक्शन हो गया, ईपी की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज होगी। बात समझ आ रही है। तो पोलराइजेशन क्या है, तो पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक्चुअली में जो हमारा मटेरियल था उसके अंदर डाइपोल मोमेंट्स क्रिएट हुए। क्या क्रिएट हुए भाई, डाइपोल मोमेंट्स। क्यों क्रिएट हुए, क्योंकि हमने क्या दिया इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और इसके अंदर डाइपोल मोमेंट्स आए। ये डाइपोल मोमेंट्स आई, इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया। तो जो डाइपोल मोमेंट्स आ रहे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा, जितने ज्यादा डाइपोल मोमेंट आएंगे उतना ही उसका क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। तो जितना डाइपोल मोमेंट आ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट आ रहा है, दैट पर्टिकुलर दैट डाइपोल मोमेंट इज द पोलराइजेशन ऑफ दैट डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो नेट डाइपोल मोमेंट को कैसे लिखोगे, पी नेट, नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज पोलराइजेशन, कैपिटल पी। तो ये कैपिटल पी क्या है तुम्हारा, पोलराइजेशन है। ठीक है, और ये क्या है, नेट डाइपोल मोमेंट। तो पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस सब्सटेंस का मान लो कि इसका वॉल्यूम जो है 10 है और इसके अंदर टोटल डाइपोल मोमेंट कितना आया, 200।
तो अब पोलराइजेशन कैसे निकालोगे, क्या है कि 200 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया 20। तो 20 पोलराइजेशन है, यानी कि 20 इसका नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है 1 यूनिट वॉल्यूम में। अगर हम 1 यूनिट वॉल्यूम, तो 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो पोलराइजेशन होगा, ये जो भी उसका जो है नेट डाइपोल मोमेंट होगा, वही क्या है उसका पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन एक्चुअली में डाइपोल मोमेंट ही होते हैं, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है उससे जनरेट क्या हुए डाइपोल मोमेंट्स, ठीक है, पोल्स क्रिएट हुए ना, और पोल्स क्रिएट होने से क्या आया डाइपोल मोमेंट। अब कितने अच्छे से पोल्स क्रिएट हुए, कितने ज्यादा पोल्स क्रिएट हुए, तो उसको आप कैसे नापोगे डाइपोल मोमेंट से। तो पोलराइजेशन को भी किससे नापोगे डाइपोल मोमेंट से, एक ही तो बात है। बात समझ आ रही है। अब नेक्स्ट एक लास्ट जो आपका वर्ड यहां आता है वो है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अब इसको क्या कहते हैं, ये क्या है काई। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का सिंबल क्या होता है काई। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है, अब फिर समझो, आपने क्या दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरेट क्या हुआ डाइपोल मोमेंट, उससे क्या हुआ मटेरियल का पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो पोलराइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो पोलराइजेशन हो रहा है। अब कई तरह के मटेरियल्स हैं, कई तरह के हैं, गिलास है, वाटर है, एयर है, कई सारे डाइलेक्ट्रिक है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया पोलराइजेशन हुआ। अब मैं पूछ रहा हूं बताओ कौन सा अच्छा डाइलेक्ट्रिक है, कौन सा अच्छा होगा जिसमें ज्यादा पोलराइजेशन होगा। बात समझ आ रही है, जिसका पोलराइजेशन वैल्यू कैपिटल P वैल्यू क्या हो ज्यादा हो, वो ज्यादा अच्छा डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक को तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, एक को ज्यादा दिया, एक को और भी कम दिया, तो क्या आप बता पाओगे वैसी कंडीशन में कि किसका पोलराइजेशन ज्यादा आया और कौन अच्छा है कौन बुरा है, नहीं बता पाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबको सेम एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड दो, तो जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसी की वैल्यू क्या होगी, वही क्या होगा अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा। तो डाइलेक्ट्रिक के क्वालिटी को मेजर करने के लिए ही क्या वर्ड आया है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जिस डाइलेक्ट्रिक की ज्यादा होगी उस डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा किसी भी गिवन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर। आप एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो, अब जिस मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है उस मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन ज्यादा होगा, जिसका कम है उसमें कम होगा। तो ससेप्टिबिलिटी है क्या, तो ससेप्टिबिलिटी होती है कि नेट पोलराइजेशन, टोटल पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक गिविंग पर यूनिट इलेक्ट्रिक। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर जितना पोलराइजेशन होगा वही पोलराइजेशन क्या है ससेप्टिबिलिटी है, ये इसका फॉर्मूला होगा। बस सिंपल इतना है, बात समझ आई, ठीक है। तो दो मेन फॉर्मूले हैं ससेप्टिबिलिटी का, पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पहले पोलराइजेशन का पोलराइजेशन नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है। इसका ऐसा यूनिट पूछते हैं कई बार, कैसे निकाल लोगे, पूछ लिया व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोलराइजेशन, डाइपोल मोमेंट का पता है हमें, डाइपोल मोमेंट का इसका ऐसा यूनिट निकालना है P का, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ P, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है कोलॉम मीटर डिवाइड बाई वॉल्यूम का क्या होगा मीटर क्यूब, क्या आया कोलॉम पर मीटर स्क्वायर, कोलॉम पर मीटर स्क्वायर, सिंपल है, बात समझ आ गई। तो ऐसे इसके यूनिट निकल जाएगा, हो गया। अब कुछ तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अब हमने कैपेसिटर भी पढ़ लिया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ लिया। अब देखो क्वेश्चंस कैपेसिटर्स के किस किस तरह के आते हैं। अब सपोज कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ कैपेसिटर इस तरीके से अलाइंग है, ठीक है। अब ये ज्योमेट्री बना रहा हूं, ज्योमेट्री को ध्यान देना। तो तीन कैपेसिटर सीधे सीधे लगा दिए, एक कैपेसिटर पहले दो कैपेसिटर के बीच में लगाया, पहले दो के बीच में, और नेक्स्ट कैपेसिटर लास्ट के दो के बीच में इस तरह लगा दिया। बात समझ आई। पूछ रहा है बताओ ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है अगर हर एक कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड वैल्यू का हो। अब इसकी सिमेट्री देखो क्या बनाई मैंने, है ना, उस पर ध्यान देना। तीन सीधे सीधे बनाए, फिर पहले दो के बीच में एक और लास्ट के दो के बीच में भी एक। ये सिमेट्री ठीक वैसी ही होगी जैसी सिमेट्री में अब बना रहा हूं। ये पॉइंट हमारा है ए और ये पॉइंट हमारा है
ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। और सिमेट्री बिल्कुल ठीक वैसी ही होगी इसकी, ये और ये क्या है, बिल्कुल सेम है, जैसा ये है वैसा ही वो है। इसी को ही वायर्स को अरेंज करके हम ऐसा बना सकते हैं, यानी कि मैं अगर इन दोनों पॉइंट्स को खींच के कुछ इस तरह पतंग की तरह कर दूं, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे खींच दूं, इन्हें ऐसे खींच दूं, तो ये डायग्राम कैसा होगा, बिल्कुल ठीक वैसे ही होगा। बात समझ आई। अब क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ही इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 0। तो इस कैपेसिटर के अंदर कभी भी कोई भी चार्ज नहीं जाता। तो कभी भी आप टोटल कैपेसिटेंस निकालोगे तो इसे क्या कर दो, इसे मानो ही मत ये यहां है, इसे डिलीट कर दो दिमाग में से। वैसे ही इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0, और इसे क्या कर दो अपने दिमाग से डिलीट कर दो। ये वही कैपेसिटर है जो यहां है, इन दो के बीच में ये आ रहा है, इन दो के बीच में भी, ये दोनों के बीच में है, कॉमन है। यहां देखो ये क्या है, ये कॉमन है, इनके बीच में भी है और इनके बीच में भी है, ये कॉमन है, सेम ये वाला कैपेसिटर ये है। और इसको आप क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। ज्योमेट्री ध्यान से समझ लेना, ऐसी है। अब इसका टोटल करो, ये दो कैपेसिटर अब कैसे हैं, सीरीज में, ये दो भी कैसे हैं, सीरीज में। इसका जो टोटल है वो इसके साथ कैसा होगा, पैरेलल में। अब सीरीज में करोगे तो 5 और 5 दो सीरीज में लगाओगे तो टोटल करोगे कितना आएगा, 2.5। अब ये 2.5, ये भी कितना होगा, 2.5 का टोटल करोगे पैरेलल में तो क्या होगा, 5। तो जो टोटल आंसर इसका होगा वो कितना हो जाएगा, 5 माइक्रो फैराड। बात समझ आई। अब वैसे इसका भी आंसर क्या होगा, 5 माइक्रो फैराड। ये देखो 5 और 5 सीरीज में है, कितना हो गया 2.5। ये भी कितना आया 2.5 पैरेलल में है तो कितना हो गया 5। सिंपल ऐड कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज होंगे। बस ये इसमें एक पॉइंट है, ये आप याद रखोगे। क्लियर हो गया है ना। अब क्वेश्चन क्या है इसका, मैं लिख दूं, फाइंड टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पॉइंट्स के बीच में क्या करना है, टोटल कैपेसिटेंस बताना। ये क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। अब ऐसा नहीं है कि कैपेसिटेंस का चैप्टर है तो इसमें रेजिस्टेंस यूज नहीं होगा, रेजिस्टेंस सदाबहार है, ये हर जगह होगा। जहां भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, करंट होगा, वहां रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस हमेशा ही होता है, ठीक है। ये बैटरी है, इस बैटरी का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस दे दिया 2 ओम और इसका रेजिस्टेंस दे दिया 3 ओम, ठीक है। या कुछ ऐसा ऐसा कर लो कि 2 और 3 है ना, तो ये 5 हो गया, 30 कर लो, ये कितना है 30 वोल्ट की बैटरी है। क्लियर हो गया। अब इस रेजिस्टेंस पर यहां क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है ये है 2 माइक्रो फैराड, और जो इस कैपेसिटर का चार्ज आया है वो है 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। क्वेश्चन ये है, बताओ कि इस कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप इन 3 ओम रजिस्टर इस 3 ओम रजिस्टर में कितना वोल्टेज होगा ये बताओ। अब बताओ कैसे करें, सिंपल सी बात है, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है। अगर ये ना होता, अगर ये यहां ना होता, तब क्या करते आप, क्या करते, टोटल रेजिस्टेंस निकालते, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस निकालते, फिर टोटल करंट निकालते, जो भी टोटल करंट होता वो यहाँ पे
जिसकी जो भी वैल्यू होती टोटल करंट की, वही करंट इसके अंदर भी होता, फ्री के अंदर। करंट और रेजिस्टेंस से क्या निकल जाता है इसका, वोल्टेज। सिंपल है, वैसा कर लेते कुछ, ठीक है, ऐसा कर दे। अब मैं कह रहा हूं, अब ध्यान दो, ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर की एक क्वालिटी होती है। आप कैपेसिटर किसी भी सर्किट में लगाओ, ये 1 सेकंड से पहले फिल हो जाएगा, और जैसे ही कैपेसिटर भर जाएगा अब उसके अंदर करंट फ्लो करना बंद कर दे। जिस सर्किट के अंदर जिस भी लाइन में कैपेसिटर लग रहा हो उस लाइन में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता। ध्यान देना, आपने एक बैटरी ली, उस बैटरी से एक बल्ब जलाया, ये बल्ब जलता रहेगा जब तक हमारी बैटरी चार्ज है, ये बल्ब जलता रहेगा। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने यहां पे एक कैपेसिटर लगाया और फिर ये बल्ब लगाया, तो ये बल्ब बस 1 सेकंड से कम समय के लिए जलेगा बस। क्यों? जैसे ये कैपेसिटर फुल चार्ज होगा करंट फ्लो करना बंद कर देगा, जलेगा ही नहीं बल्ब। बात क्लियर है, समझ आई? अब फिर समझो, ये ध्यान रखना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके। तो ये कैपेसिटर हमने यहां कनेक्ट कर रखा है, यहां से करंट चला, स्टार्टिंग में दोनों तरफ गया होगा, 1 माइक्रो सेकंड के लिए, थोड़े से टाइम के लिए बस कैपेसिटर क्या हो गया, फुल हो गया। उसके बाद करंट कैसे चल रहा है, क्या इसमें करंट गया? नहीं जा रहा, और ये तो है ही नहीं, ये बिल्कुल बाहर है, ये तो अलग हो गया। अब करंट केवल इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, ऐसे बस यही दो ही चीजें बच गई। अभी इसे हटा दो, दिमाग में से गायब कर दो। अब ये केवल क्या है, ये हमारा काम करेगा, हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा हमारी। कैसे हेल्प करेगा वो देखो, क्योंकि हमें वोल्टेज नहीं दिया, ये कैपेसिटर लगा रखा है, करंट तो इसमें जा ही नहीं रहा, अब मैंने अपने दिमाग से हटा रखा है बिल्कुल। ये चीजें है, अगर वोल्टेज दे रखी होती तो मैं ऐसे ही करता। अब वो जो अगर वोल्टेज दे रखी होती तो मैं क्या करता, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालता, 2 + 3 5, फिर वोल्टेज निकालता, 30 थी, कितना जाता, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर करंट था, इसके अंदर 6 एम्पियर करंट है, 6 × 3 वोल्टेज कितना आ गया, 18 वोल्ट, तो इसका वोल्टेज कितना होता, 18 वोल्ट होता। क्लियर है? लेकिन ये अब वोल्टेज हमें नहीं दी, लेकिन ये कैपेसिटर तो दिया है ना, अब इसके अंदर करंट तो जा नहीं रहा, लेकिन ये और ये कैसे हैं आपस में, पैरेलल में, जितनी वोल्टेज इसकी होगी उतनी ही वोल्टेज भी होगी। और हमें क्या दे रखा है यहाँ, चार्ज और कैपेसिटेंस, और सी और क्यू की वैल्यू से आप क्या निकाल लोगे, वी। अब इसका वोल्टेज जितना भी आएगा इसका भी वोल्टेज क्या होगा, वही होगा, वोल्टेज तो आ गया इसका। अब इसका वोल्टेज आ गया, इसके वोल्टेज और रेजिस्टेंस से इसका करंट आ गया, जितना करंट इसमें होगा उतना ही करंट इसमें भी होगा। अब इसके करंट रेजिस्टेंस से इसका वोल्टेज आ गया। सिंपल तो है। क्वेश्चन आपको हमेशा देखने में लगेगा भाई बड़ा टफ क्वेश्चन है, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन चीजें क्या है, अब अंदर जाकर देखो बहुत सिंपल है, बस बेसिक्स देखो क्या है। बात क्लियर है? अब इस कैपेसिटर से हमें क्या निकालना है, इसका वोल्टेज निकालना है। कैसे निकालोगे, C = Q/V, तो V = कितना होगा, Q/C। Q की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई C की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6, ये कैंसिल हो गया, वोल्टेज कितना आया, 3/2, वोल्टेज कितना है, 3/2 वोल्ट। क्लियर है? तो वो इसका वोल्टेज है, इसके वोल्टेज से और इसके रेजिस्टेंस से मैं क्या निकाल लूंगा, इसका करंट। ठीक है, तो करंट I की वैल्यू क्या होती है, V = IR, I = क्या होगा, V/R, तो I = V/R। अब V की वैल्यू कितनी है, 3/2, डिवाइड में R कितना है, 2, तो I की वैल्यू कितनी आई, 3/4 एम्पियर। तो हमने देखा कि इसका जो हमारा करंट है इसके अंदर कितना होगा, 3/4, जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें भी होगा। तो वोल्टेज कितना होगा, V = तो IR होता है, I की वैल्यू कितनी है, 3/4, और इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई, 3, तो ये आ गया तुम्हारा 9/4 वोल्ट, और इतना वोल्टेज है इस रेजिस्टेंस का। अब पूछ लेगा बैटरी का वोल्टेज बताओ, तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज ऐड कर दो, ये बैटरी का वोल्टेज होगा। सारी चीजें आ जाएंगी। माइंड में क्या पॉइंट बनाना है कि चीजें हार्ड नहीं होती, बस बेसिक समझना जरूरी है। क्लियर है? अब नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें।